1964 की एक रात थी। जनरल अयूब खान, जनरल टका खान और कुछ दूसरे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान और भारत मैप खोले हुए कोई स्ट्रेटेजी सोच रहे थे। टारगेट था कि भारतीय फौज की कंसंट्रेशन जो कि कश्मीर और पंजाब के महाज पर फोकस है, इसे तकसीम किया जाए, क्योंकि असली हदफ अगले साल के आखिर तक कश्मीर हासिल करना है। इस टारगेट को आसान बनाने के लिए भारतीय फौजों की अटेंशन डाइवर्ट करना जरूरी है। 1965 वो साल है जब कश्मीर हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपना फुल जोर लगा दिया था। कश्मीर में मल्टीपल ऑपरेशंस किए और एक फुल स्केल जंग भी हुई। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े ख्वाब देख क्यों रहा था? पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता था कि वो भारत को जंग में उड़ा कर रख सकते हैं? भाई, क्योंकि चंद महीने पहले ही पाकिस्तान ने भारत को एक जंग में उड़ा कर रख दिया था। तो आए देखते हैं सारा वाकया है क्या। मैं हूं नुमान आबिद। 1965 में जुलाई अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये एक खुफिया मिशन था। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान से खुफिया फौज को भारतीय कश्मीर में भेजा जाए और वहाँ की जो आवाम थी उनके साथ ताल्लुकात और रवाबत कायम किए जाएं, और कश्मीरियों की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज और जो कश्मीरी आवाम थी उनके दरमियान में जो ताल्लुकात थे उनको ख़राब किया जाए ताकि भारतीय फौज को जड़ों से कमज़ोर किया जा सके। ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद ये था कि जब पाकिस्तानी फौजी दस्ते और कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए तो उन्होंने भारतीय फौजी मराकज और अहम तंसीबात पर हमले करना थे ताकि भारतीय फौज की तवज्जो कश्मीर के दूसरे हिस्सों से हटाई जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन का कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ और भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कुछ खुफिया फौजी भी गिरफ्तार कर लिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर में कम से कम 7,000 की तादाद सामने आती है और ज्यादा से ज्यादा खुफिया फौजों की तादाद अगर रिसर्च डाटा से देखें तो 20,000 के करीब बनती है। ये एक फुल फ्लेज लश्कर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि ये जो भर्तियां थी ये कोई फौजी नहीं थे, बल्कि ये पाकिस्तानी फौज की तरफ से ट्रेन किए हुए आम आवाम थे। और इनका काम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने इंडियन कश्मीर में दाखिल होना था और वहां पर जाकर हमले करके उनका जो राब्ते का निजाम था उसको तबाह करना था। लेकिन हुआ क्या, ये ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस फेलियर के बाद एक और ऑपरेशन दे मारा, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर तो अयूब खान साहब ने 29 अगस्त को ही जारी कर दिया था और इस डायरेक्टिव में ये लिखा था कि हमारा मकसद बगैर किसी खुली लड़ाई या पुरजोश जंग के कश्मीर के मसले को हाईलाइट करना है और इस मसले को आलमी सतह पर हाईलाइट करके भारत को ड्रैग करके मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ और इसका मकसद था भारतीय शहर अखनौर पर कब्जा करना। ये ऑपरेशन भारतीय फौज की नकलो हमल और उनकी सप्लाई लाइन को काटने के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। अब फील्ड मार्शल अयूब खान चाहते थे कि खुलम खुला जंग ना हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन जो कमांडर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमांड कर रहे थे मेजर जनरल अख्तर मलक, उनका ये वाज़ेह ख्याल था कि भाई अगर मैं किसी की गर्दन दबाऊंगा तो वो पलट कर मुझ पर हमला ही करेगा, मुझे चूमेगा तो नहीं, तो जंग तो होनी ही है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के 3 फेजेस थे। पहला फेज ये था कि मनोर तवी तक का सारा इलाका पाकिस्तान अपने कब्जे में ले ले और दूसरे फेज में भारतीय इलाके अखनौर पर कब्जा करना था। वो इसलिए कि भारतीय फौज की पंच और राजौरी सेक्टर में सप्लाई लाइन कट जाए। तीसरा फेज ये था कि अखनौर पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानी फौज शुमाल की तरफ रुख करे और राजौरी पर हमला करे। जनरल अख्तर मलिक का ये ख्याल था कि वो जम्मू पर हमला करें जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की शारक थी। लेकिन हाई कमांड क्योंकि भारी भरकम जंग नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन के शुरू में तो भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई। लेकिन फिर हुआ क्या कि जनरल अख्तर मलिक को हटाकर ऑपरेशन की कमांड जनरल यहिया खान को सौंप दी गई, जिससे एक तो एतमाद में कमी आई और दूसरा जनरल यहिया खान का काम भी यही था कि वो इस ऑपरेशन को जितना हो सके समेटें। और इन बातों का भारतीय फौज ने भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को रोक दिया और फिर ये सारे मामलात एक पूरी जंग में तब्दील हो गए और वर्ल्ड वार 2 के बाद उस वक्त तक की ये सबसे बड़ी जंग थी। 1965 की जंग पर हमने एक वीडियो बनाई है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, वो आप लाजमी देखें। और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हम बता नहीं सके, वो इस वीडियो में बता रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारतीय फौज को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया था। ये जंग दरअसल भारी नजरिया से अगर देखें तो होनी ही थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की रन ऑफ कच्छ वार का जवाब भी
देना था। फिर पाकिस्तान के पे दर पे वार 2 मिलिट्री ऑपरेशन अगरचे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन भाई भारत को नाको चने तो चबवा ही दिए थे और कई भारतीय फौजियों की इन झड़पों में जाने गईं। उसके बाद हुआ क्या, 6 सितंबर 1965 को भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग के आगाज की बुनियादी वजह मसला कश्मीर था, जो कि 1947 से जब तकसीम हिंद हुआ था उस वक्त से दोनों मुल्कों के दरमियान में एक तनाज़े का बायस बना हुआ था। इस जंग के दौरान दोनों ममालिक ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की और हजारों की तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन जंग का फिर भी कोई फैसला को नतीजा ना निकल सका और आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद 22 सितंबर 1965 को जंग बंदी अमल में आई। लेकिन दरअसल 1965 की जंग का मामला बड़ी देर पहले से ही शुरू हो चुका था, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि 1964 में ही इस जंग का डिजाइन बन चुका था, जब पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के इलाके में भारत के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए रन ऑफ कच्छ के इलाके को कब्जे में ले लिया। तो आए जरा उसके बारे में भी देखते हैं कि वो मामला क्या है। पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि भारतीय फौजियों को निचली साइड पर यानी साउथ की तरफ खींच लिया जाए और उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाए कि भाई अगला अटैक इधर से आएगा, और इस स्ट्रेटेजी से होगा ये कि भारत की तवज्जो कश्मीर से हट जाएगी और इसके लिए पाकिस्तान ने चुना कच्छ का इलाका, जो कि नमकीन रेगिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान इस ऑपरेशन से अपने कुछ मकासद पूरे करना चाहता था और दुश्मन की सलाहियतों को परखना चाहता था। पहला मकसद तो हमारी फौज का ये था कि दुश्मन की वार कैपेसिटी देखें कि क्या है। इंडिया के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मौत के बाद भारत में एक अजीब सी अनारकी फैल चुकी थी। इंडियन हुकूमत और फौज में अनस्टेबिलिटी थी लाल बहादुर शास्त्री के दौर में, और दूसरी तरफ इंडियन फौज का चाइना से 1962 की जंग में बुरी तरह मार खाना भी। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि भारतीय फौज को साउथ में इंगेज करना था ताकि उसका ध्यान कश्मीर से हटाया जा सके। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि अगर अमेरिका के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान को हथियार दे रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं। अगर ये पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए जो प्लान कर रहा था उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस ऑपरेशन को एक मश्क भी कहा जा सकता है। रन ऑफ कच्छ का इलाका अंग्रेज दौर में सिंध का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर इस रियासत ने भारत के साथ इल्हाक कर लिया। जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि इस इलाके पर हमारा क्लेम है, वैसे ही जैसे आज पाकिस्तान कश्मीर पर क्लेम करता है। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने इस इलाके पर हमला कर दिया। वैसे तो ये इलाका रेगिस्तानी है, नमकीन रेगिस्तानी, इसका डायरेक्टली पाकिस्तान को कोई फायदा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का ये ऑपरेशन और स्ट्रेटजी थी बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि भारतीय फौज को जितना साउथ में ले जाया जा सके उतना ले जाएं, यानी कश्मीर से जितना दूर हटाया जा सके। इसलिए पाकिस्तान ने अपना साउथ मोस्ट इलाका पकड़ा। इस इलाके की स्ट्रेटेजिकली पोजीशन भी बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि यहाँ पर बदीन का रेलवे स्टेशन महाज से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसका फ़ायदा ये था कि फ़ौजी मदद बहुत तेज़ी से पहुंच सकती थी। और दूसरा ये कि इस इलाके का कैपिटल कराची था, और कराची कैपिटल होने की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज की कंसंट्रेशन भी बहुत करीब थी। भारतीय फ़ौज की उस इलाके में कंसंट्रेशन तो दूर की बात है, बल्कि वहाँ पे जो करीब रेलवे स्टेशन था वो भी 120 किलोमीटर दूर था। इस सारे इलाके में भारतीय फ़ौज की डिप्लॉयमेंट बहुत कम थी, क्योंकि इस इलाके में कभी भी भारत ये सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान हमला करेगा। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भारतीय इलाके में काफी अंदर तक चला गया। भारतीय फौज ने अपना ये इलाका छुड़वाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन पाकिस्तानी कब्जा खत्म ना करवा सके। बाद में इंग्लैंड, जो ये फजूल बॉर्डर बना के गया था, वही बीच में कूदा और सुलह करवाई और पाकिस्तान से कहा कि भाई भारत का जो इलाका है उनको वापस दे दो। और पाकिस्तान भी बड़ी आसानी से मान गया, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद इन इलाकों पर कब्जा करना हरगिज नहीं था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था कि भारतीय फौज को डीमोरलाइज किया जाए। 1962 की वार में उन्होंने चाइना से मार खाई थी, और अब अगर पाकिस्तानी फौजियों से मार खाएंगे तो उनका मोराल और डाउन होगा। और इस तरह से पाकिस्तान ने अपने तीनों ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। इंडिया के बार बार एहतजाज के बाद भी पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों के नाजायज इस्तेमाल से जंग लड़ी है। अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। इस हमले ने भारतीय रियासती मुसल्लह फौज की नाअहली को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। चुनाचे 1965 की जंग के खात्मे के बाद भारतीय हुकूमत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक मुत्तहिद मरकजी एजेंसी के तौर पर तश्कील दिया, जिसके पास हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी जो सरहदें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का मैंडेट था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965
1945 को बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आई। मोरारजी देसाई ने उस वक्त 550 किसानों को मदऊ किया, जिनमें से ज़्यादातर इंडियन पंजाब के सिख थे, और उनका ये काम था कि अपनी इंडियन सरहद की हिफाजत करें और उसके करीब तरीन जो ज़मीन है वहाँ पर खेती बाड़ी करें। पाकिस्तानी कौम में थोड़ी सी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हम थोड़े फन्ने खा बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्यों बड़ी चीज़ समझते हैं। खैर, ये मसला हम में हो या ना हो, लेकिन ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के बाद हमारी लीडरशिप में ये मसला ज़रूर आ गया है। ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ौज ने कमाल महारत से काम किया, भारतीय शहर और इलाकों पर कब्जा भी कर लिया और उस पर अपना होल्ड भी जमाए रखा। उस वक्त भारत ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन पाकिस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। और पाकिस्तान को शायद यूँ लगा होगा कि भारत अब हमारे हमले संभाल नहीं सकेगा, और फिर उसके बाद जो भी हुआ वो सारी कहानी तो आपको पता ही है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का जिक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन इससे अगले ही 6 सालों में क्या से क्या हो गया। शायद उस सारे सिनेरियो में ओवर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल था। तो इसीलिए आप ही बताएं अब कि गलती हुई कहाँ पर। कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। अभी तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा।